हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में जो कि इस समय न्यूज़ में है, बहुत ही चर्चा में है। तो हम आज की क्लास में देखेंगे हीट डोम इफ़ेक्ट के बारे में कि हीट डोम इफ़ेक्ट होता क्या है और क्यों इस समय कनाडा में बहुत ही भीषण गर्मी हो रही है। तो इसको हम समझेंगे आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो इस समय आप न्यूज़ में देख या सुन रहे होंगे जो कि कनाडा से निकल कर आ रही हैं। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो यानी सरकार को अलग से एसी रूम बनाने पड़े और वहाँ पर लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। और साथ ही साथ देखिए किस प्रकार से रोड पर जो फाउंटेन है वो लगाए गए हैं जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। तो सबसे पहले हम कनाडा को वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है और क्यों यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ बनी। तो देखिए, अगर हम बात करें कनाडा की तो हम पहले भी मैपिंग कर चुके हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कनाडा के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कनाडा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है जो कि यहाँ पर स्थित है। और देखिए जो गर्मी की सिचुएशन है, टेम्परेचर बढ़ने की जो सिचुएशन है वो हमको इक्वेटर पर ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर वाले रीजन में। और फिर यहाँ पर स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर भी गर्मी की स्थितियाँ बनती हैं समय समय पर। और हमारा जो कंट्री है यानी इंडिया वो भी कर्क रेखा पर ही स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। तो यहाँ पर भी गर्मी का एक सीजन आता है। और राजस्थान जैसे इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो ये एक आम बात है। देखिए गर्मी का सीज़न आना ये एक आम बात है, टेम्परेचर बढ़ना ये एक आम बात है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जब ये एक आम बात है तो क्यों बताई जा रही और क्यों इसे एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए ये इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जो कनाडा की स्थिति है तो ये आप देख सकते हैं ये स्थित है पोलर रीजन के पास, आर्कटिक सर्कल के पास स्थित ये कंट्री है। और यहाँ का जो तापमान रहता है वो औसत तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही इसका जो औसत तापमान है वो रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ठंडा कंट्री है और यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती। और यानी इस समय जो कनाडा का टेम्परेचर है वो पहुँच गया है लगभग 49.1 डिग्री सेल्सियस, यानी 2.5 गुना से भी ज़्यादा टेम्परेचर कनाडा का इस समय हो गया है। इसलिए ये जो न्यूज़ है वो ख़ास बन जाती है और इस प्रकार की स्थिति होना यानी एक चर्चा का विषय बन जाता है कि ऐसी स्थितियाँ क्यों यहाँ पर आई हैं। तो देखिए इस समय कनाडा का टेम्परेचर 49.1 डिग्री सेल्सियस है जो कि 10,000 सालों में पहली बार जो कनाडा का टेम्परेचर है वो इतना पहुँचा है। तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि आर्कटिक सर्कल या पोलर रीजन के पास स्थित होने के बावजूद टेम्परेचर इतना क्यों यहाँ पर बढ़ गया है। और ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि लगभग 250 के आसपास जो लोग हैं वो भी मर चुके हैं गर्मी की वजह से। और क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो तैयार नहीं थे इस सिचुएशन की, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमने आपको बताया कि जो औसत तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इसीलिए जो लोग थे वो माहौल के अनुकूल यहाँ पर यानी वो इस माहौल के अनुकूल नहीं थे। उनको हमेशा ऐसे ही उन्होंने जो सर्दी वाला मौसम है वही देखा था। और अचानक इतनी ज़्यादा गर्मी का बढ़ जाना यानी 2.5 गुना से ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ जाना एक चिंता का सबब यहाँ पर बना हुआ है। तो हम देखेंगे इसके बारे में क्यों ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आई। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थल में यानी स्थल वाले भाग में जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से बढ़ता है। तो देखिए हम सभी को पता है जो सूर्य से आने वाली रोशनी होती है, जो सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पहले इस यानी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है और फिर यानी एब्जॉर्व करने के बाद इस रेडिएशन को जो अर्थ है ये फिर इसको वापस वायुमंडल में भेजती है, आप देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जब अर्थ इसको वापस वायुमंडल में भेजती है तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि वो उस तरीके से ऊर्जा ऊपर चली जाती, जो रेडिएशन है वो ऊपर चली जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दोपहर के बाद जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो अर्थ है वो इस रेडिएशन को वापस वायुमंडल में भेज रही होती है। और क्या होता है कि जब वायुमंडल में बादल आ जाते हैं, इस प्रकार से जब क्लाउड्स की स्थिति यहाँ पर बनती है तब जो गर्मी है वो और बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे उस जब बादल आ जाते हैं तो फिर जो सूर्य का रेडिएशन है वो भी यहाँ पर नहीं आ पाता है अर्थ में, तो फिर गर्मी क्यों बढ़ जाती है। तो आपने ये देखा भी होगा जब बादल होते हैं तो गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो एब्जॉर्व करनी थी जो भी रेडिएशन वो तो अर्थ पहले ही कर चुकी होती है। और फिर जब क्लाउड्स की स्थिति बनती है, जब बादल आ जाते हैं, तो जब ये रेडिएशन वापस जाती है तो
जो बादल हैं, क्लाउड्स की वजह से ये रेडिएशन वहीं पर बनी रहती है, यानी पृथ्वी के आसपास ही बनी रहती है। और बादल हों या इसके साथ ही साथ जो विषैली गैसेज होती हैं, CO2 है या CO2 है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये तो उनका एक आवरण बन जाता है, तो भी ये स्थितियाँ वहाँ पर बनती हैं और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई बार ग्लोबल वार्मिंग में ही पढ़ा होगा कि इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जब जो अर्थ की रेडिएशन है वो वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पाती है और एक गैसों के आवरण के कारण जो टेम्परेचर है इस वाले एरिया का वो यहाँ पर बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनती है। तो कुछ वैज्ञानिक इसको ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। और आप भी सोच रहे होंगे कि ऑल वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसलिए ही ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया। बट हम आपको बता दें कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण नहीं है और ये पूरी तरीके से गलत है कि ग्लोबल वार्मिंग कनाडा में टेम्परेचर बढ़ने का मेन कारण है। तो ये पूरी तरीके से गलत बात है। अब हम देखते हैं कि क्यों ऐसी स्थितियाँ बनी। तो अब हम समझते हैं यानी सरफेस में, ओशियन सरफेस में किस प्रकार से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो यहाँ से आप इस स्थिति को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि ये यहाँ पर है इक्वेटर वाला रीजन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए जो इक्वेटर वाला रीजन होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पर स्थित है पैसिफिक ओशियन, यानी यहाँ पर समुद्र स्थित है, तो जब जल का टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ से क्या होता है कि गर्म हवाएँ ऊपर की ओर उठती हैं। गर्म हवाएँ इस प्रकार से ऊपर की ओर उठती हैं और जब ये गर्म हवाएँ ऊपर उठेंगी तो ये कहीं ना कहीं जाकर नीचे भी उतरेंगी। तो जेट स्ट्रीम के प्रभाव से ऐसा यहाँ पर हुआ। हम आपको बताएंगे भी जेट स्ट्रीम भी क्या होती है। तो ये जो गर्म हवाएँ ऊपर उठती हैं, फिर यह आगे जाके इस प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास नीचे की ओर उतर जाती हैं। और यहाँ पर स्थित है कौन सा कंट्री? मैक्सिको। हमने आपको बताया है मैक्सिको यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है USA और फिर यहाँ पर है कनाडा। यहाँ पर है कनाडा कंट्री, USA और यहाँ पर है मैक्सिको। तो जो गर्म हवाएं यहाँ से उठी इक्वेटर वाले रीजन से, जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठी और ये आगे जाकर नीचे उतर जाती हैं। इसी प्रकार से एक सर्किल बनता है। आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में। ये एक सर्कुलेशन होता है हवाओं का। जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं और फिर आगे जाकर कहीं ना कहीं ये हवाएं उतरती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो इक्वेटर से उठने वाली गर्म हवाएं हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जाकर नीचे की ओर उतर जाती हैं और इसलिए ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। बट यहाँ पर क्या स्थिति हुई है? यहाँ पर स्थिति ये हुई है कि इधर से यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम थी उसके प्रभाव से ये जो हवाएं थी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ना उतरकर ये यहाँ पर जेट स्ट्रीम के साथ आगे की ओर चली गई और ये उतर गई कनाडा में। और इसी के कारण जो यहाँ का टेम्परेचर है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। तो देखिए जेट स्ट्रीम के प्रभाव से ही ऐसा यहाँ पर हुआ है। अब हम समझ लेते हैं जेट स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो ये देखिए जेट स्ट्रीम जो होती है और इसी की वजह से जेट स्ट्रीम इस तरफ से आई और ये इन हवाओं को अपने साथ डाइवर्ट करते हुए ले गई और ये हवाएं यहाँ ना उतरकर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ना उतरकर कनाडा कंट्री में ये जो गर्म हवाएं थी ये उतर गई और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। वहाँ पर डोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया और जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। अब देखिए जेट स्ट्रीम क्या होती है। तो जेट स्ट्रीम ऊंचाई में यानी क्षोभ मंडल में चलने वाली तेज़ गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे ये वाली हवाएं चलती हैं, फिर ये ऊपर विपरीत दिशा में जो चलने वाली हवाएं होती हैं इन्हें ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये देखिए अलग अलग होती है, ट्रॉपिकल में अलग, टेम्परेट में अलग और पोलर रीजन में अलग। तो ये जो यानी ऊपरी भाग में, ये जो ऊपरी भाग में चलने वाली आप हवाएं देख रहे हैं इन्हें ही जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से चलती हैं और ये नीचे वाली हवाओं के विपरीत दिशा में चलने वाली हवाएं होती हैं। तो इन्हीं जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण जो ऐसा इफ़ेक्ट है वो हमको यहाँ पर देखने को मिला है। और जब जेट स्ट्रीम की वजह से जो हवाएं थी वो आगे न उतरकर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास न उतरकर कनाडा कंट्री में उतर गई और यहाँ पर इस प्रकार से डोम लाइक स्ट्रक्चर कनाडा कंट्री के आसपास बन गया और जिसकी वजह से
और जब ये हवाएं यहाँ पर उतर गई तो यहाँ पर डोम लाइक स्ट्रक्चर बना, और फिर क्या हुआ, और फिर यहाँ पर ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और इस हाई प्रेशर ने इस वार्म एयर को नीचे की ओर उतार दिया, यानी हॉट एयर एक्सपैंड्स अपवार्ड टू द एटमॉस्फेयर, यानी जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर की ओर उठती हैं, और फिर जब ऊपर से इनको हाई प्रेशर मिल गया तो फिर ये हवाएं नीचे की ओर चली गईं, और नीचे की ओर जाकर जब ये हवाएं कंप्रेस हुई और यही हीट वेव्स का कारण बनी, और इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2.5 गुना से ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि एयर कंप्रेसेस एंड कॉजेस हीट वेव्स। देखिए गर्म हवाएं ऊपर उठी, उनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में उतरना था, बट जेट स्ट्रीम की वजह से, जेट स्ट्रीम के प्रभाव से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ना उतरकर आगे कनाडा कंट्री में ये हवाएं यहाँ पर उतर गई, और यहाँ पर जो हाई प्रेशर पुशेस द क्लाउड्स अवे फ्रॉम डोम, और जो हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ उसने इस डोम से जो ये बादल हैं, क्लाउड्स हैं, उनको भी दूर रखा। और ये देखिए आप एक डोम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है, और जब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसने इन गर्म हवाओं को और नीचे कर दिया, और जब हवाएं नीचे गईं तो यहाँ पर ये हवाएं कंप्रेस हुई, और जिससे इस वाले एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया, और तभी टेम्परेचर 19 डिग्री से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, और बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी का सामना है वो कनाडा के लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये इफ़ेक्ट लगभग 6 से 7 दिन रहने वाला है, और जब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होंगी तो फिर जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो अपने हिसाब से ही यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इसका मेन रीज़न था, यानी ग्लोबल वार्मिंग इसका मेन रीज़न नहीं है कनाडा में टेम्परेचर बढ़ने का, बल्कि जो जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पर मेन रीज़न है कनाडा में इस प्रकार के टेम्परेचर का बढ़ने का। और कुछ लोग यहाँ पर अल नीनो और ना नीनो इफ़ेक्ट को भी इस टेम्परेचर के बढ़ने का कारण मान रहे हैं। तो ये एक माइनर रीज़न है इस टेम्परेचर के बढ़ने के। और अल नीनो ना नीनो इफ़ेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे जब हम जियोग्राफी की क्लासेस पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, उसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो ये करंट का टॉपिक था उसके बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।